1911 की चीनी क्रांति का उत्तरदायी कारण का उल्लेख कीजिए। 1911 में जो चीन में क्रांति हुआ था उसका उत्तरदायी कारण क्या था और उनका पूर्ण रूप से उल्लेख इस प्रकार है। आप ध्यान से इसको सुनिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। इस वीडियो में हम आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड क्या दिए हुए हैं, ठीक है। आप हो सके तो ईयरफोन लगा लीजिए ताकि आपको सुनने में कोई परेशानी ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सन 1911 की राज्य क्रांति आधुनिक चीन इतिहास की एक स्मरणीय घटना थी। चीन जनता के हृदय में मंचू वंश के प्रति असंतोष और विरोध चरम सीमा तक पहुंच गया था। चीन में एक सत्ता थी उस टाइम, मंचू राजवंश। उसके खिलाफ चीन के जनता में एक भयानक असंतोष था, विरोध सीमा तक। इसका क्यों था, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सुन आगे। चीनी जनता ने अनुभव कर लिया कि देश की बढ़ती हुई समस्याओं को सफलता हल करना मंचू सरकार के लिए असंभव था। ताइपिंग विद्रोह, बक्सर विद्रोह तथा अन्य छोटे छोटे विद्रोहों से चीनी जनता के व्यापक असंतोष का प्रदर्शन किया था, परंतु मंचू शासकों ने जनता की मांगों की अपेक्षा ही की। इसके साथ ही साथ चीन की दशा भी बहुत शोचनीय हो गई थी। चीन का प्राचीन गौरव तथा सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। चीनी जनता को विदित हो गया था कि सारा संसार चीन की राजनीतिक और सैनिक दुर्बलता से परिचित हो गया। राजमाता तुसु सी ने देश में बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना के लिए उत्तरदायी सुधार तो घोषित किए, लेकिन पूर्ण उदारवादी शासन की स्थापना न की। जो सुधार घोषित किए थे वे केवल वैध शासन की झलक मात्र थे। चीन की इन महत्वपूर्ण राजक्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। इस चीनी क्रांति क्यों हुआ 1911 का, इसका प्रमुख कारण क्यों था? ये पहले से 1911 से पहले से धधक रही थी, ठीक है। उनका देखिए, कृषि का क्या भूमिका रहा 1911 की क्रांति में। चीन की 90% जनता का आधार कृषि था। मंचू शासकों ने कृषकों की स्थिति में सुधार लाने का कोई प्रयास नहीं किया। कृषि के ढंग पुराने रहे, उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। कृषक पर करों का बोझ बढ़ता गया। कृषक साहूकारों से ऋण लेने के लिए बाध्य हो गया। धीरे धीरे कृषकों पर ऋण का बोझ बढ़ने के कारण जमीन पर साहूकारों का कब्जा होने लगा। इस पर भी मंचू सरकार की तरफ से किसानों को कोई सुविधा नहीं दिया गया, जिसके कारण कृषकों को एक श्रमिकों का समान हो गई। कृषकों की जो भूमिका थी वो एक श्रमिक के समान हो गई। सिर्फ वो श्रमिक जो काम करता था उसके बदले उसको पैसा मिलता था। जनसंख्या वृद्धि होने के कारण पैदावार और जनसंख्या में असंतुलन पैदा हो गया, जिसके कारण लोग भूखमरी से मरने लगे। लोग टूट पार करने के लिए बाध्य हो गए, मतलब लूट मार करने के लिए बाध्य हो गए। सार्वजनिक क्षेत्र में अस्थिरता को मंचू सरकार समाधान करने में असफल रहा, जिसके कारण कृषक मंचू सरकार के लिए एक भयानक विद्रोह होने लगा, जो 1911 का एक परिणाम था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कारण था। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या में जो वृद्धि हुआ वह भी एक कारण था 1911 की क्रांति। चीन की जनसंख्या बढ़ने से वहाँ खाने का और पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। 1875 ईस्वी में चीन की जनसंख्या 37 करोड़ थी। 1911 आते आते वहाँ की जनसंख्या 43 करोड़ हो गई, जिसके वजह से बहुत से लोग भूखमरी से मरने लगे। मंचू सरकार कृषि के क्षेत्र में कोई वैज्ञानिक प्रभाव नहीं किया, जिसके कारण वहाँ का पैदावार बढ़ सके, जिसके कारण जनता का जीवन निर्वाह करने कठिन होने लगा। 1911 की क्रांति एक व्यापक रूप लेना भी यही एक कारण बना। तीसरा नीति देखिए, सरकार की आर्थिक नीति। मंचू सरकार जो विदेशियों से कई युद्ध हार गए थे, उनका क्षतिपूर्ति के लिए वहाँ के जनता पर करों का बोझ दे दिया। युद्ध हारने के बाद मंचू सरकार ने बाहरी शक्तियों को चीन में खुला व्यापार करने की अनुमति दे दिया। विदेशियों ने चीन के लोगों को आर्थिक शोषण करने के साथ साथ देश
की सार्वभौमिक सत्ता, अखंडता तथा चीन के लोगों का स्वतंत्रता पर आघात पहुंचाया। मंचू सरकार ने अपने बंदरगाहों पर विदेशियों के हाथों में दे दिया। वहाँ वह अपना झंडा लगाकर व्यापार करने लगा और कई छोटी छोटी रियासतों को अपमानजनक करके हरा दिया। लोगों को लगा कि वह मंचू सरकार के अंत होकर ही उसका कष्ट अंत होगा। तीसरा देखिए, जनता पर नए करों का बोझ। 1900 ईस्वी में जनता का सुधार करने के लिए मंचू सरकार ने वहाँ के लोगों पर कर का बोझ बढ़ा दिया, जिससे भूखमरी, अशांति तथा प्राकृतिक प्रकोपों से चीनी जनता पीड़ित हो गया। छठा देखिए, प्रवासी चीनी। चीन के लोग जो विदेशों में बस गए थे, उन्होंने वहाँ के देशभक्ति देखा। प्रवासी चीन के लोग जो ने 1911 क्रांति में लोगों को दान दिए, जिसके वजह से देशभक्ति की भावना बढ़ी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, समाचार पत्रों का प्रभाव। 1911 की क्रांति में समाचार पत्रों का भी बड़ा प्रभाव पड़ रहा। वह गिरती अर्थव्यवस्था का वहाँ के समाचार पत्रों के द्वारा लोगों तक पहुँचाया और वहाँ के नामकरण के लिए भ्रष्ट मंचू वंश के अंत के बाद ही यह स्थिति सुधरेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजनीतिक दल। 1911 की क्रांति से जितने भी दल थे जो मंचू सरकार का विरोध करते थे, उन सभी को सन यात सेन ने एक कर मंचू राजवंश का अंत किया और खुद इस दल का नेता बने तथा मंचू राजवंश का अंत किया। चीन के अधिकतर लोग इस संगठन के सदस्य बने। प्रांतों का दृष्टिकोण सदैव ही असहयोगी रहा। चीन सरकार के सुधार कार्यक्रमों के कारण राष्ट्रीय प्रगति तो संभव थी, लेकिन यह नीति प्रांतों के स्वशासन के लिए हानिकारक थी। प्रांतीय शासन स्वार्थी थे और अपने विशेष अधिकार छोड़ना नहीं चाहते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन का बहुमत केंद्रीय सरकार के पक्ष में हो गया। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर सन 1905 ईस्वी में अधिकारों की रक्षा नामक आंदोलन शुरू हो गया। देश भर में रिश्वतखोरी और सट्टेबाजी का प्रभुत्व था। बाध्य होकर प्रांतीय जनता ने भी छोटे छोटे विद्रोह को करना आरंभ कर दिया। तीसरा पॉइंट देखिए, मजदूरों का प्रभाव। चीन में बहुत से कार्य ठप पड़ गए थे। वे अपना जीवन यापन के लिए दूसरे देश आजीविका करने चले गए थे। वे वहाँ से कमाकर चीन पैसा भेजता था, जिससे उसका परिवार का पालन पोषण हो सके, परंतु चीन में कुशल श्रमिक का अभाव हो गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट देखिए, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, सरकार की रेल नीति। ली चेन लुंग के अनुसार 1911 क्रांति का तत्कालिक कारण रेलवे को राष्ट्रीयकरण भी था। 1910-11 तक रेलवे को विदेशों के हाथ में बेचने के बाद विदेशी का प्रभाव कई क्षेत्रों में बढ़ गया, जिससे वहां काम कर रहे कर्मचारियों ने विद्रोह शुरू कर दिया मंचू सरकार के विरोध में। ये महत्वपूर्ण कारण था, इसको आराम से सुनिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे, अफीम युद्ध पे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, अफीम युद्धों की विभिन्न व्याख्याओं पर विचार कीजिए। जो अफीम युद्ध हुआ था, क्यों हुआ था, उसके पीछे क्या कारण थे और यह कब समाप्त हो गया था, कौन सी संधि हुई थी, इन सभी के बारे में हम इस प्रश्न में जानेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। अफीम युद्ध। अफीम युद्ध कहाँ हुआ था, किसके बीच में हुआ था, ये आप जान लीजिए कि अंग्रेज और चीन के बीच में अफीम युद्ध हुआ था। ठीक है, आइए हम इसको विस्तार से जानते हैं। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुर्तगालियों के दक्षिण चीनी समुद्री तट पर पहुंचने के बाद से ही चीन और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग का प्रचलन शुरू हो गया। इससे पुर्तगाली के साथ डच और अंग्रेज भी शामिल हो गया, जो समुद्री शक्ति में उभर कर सामने आ रहे थे। चीन के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था व्यापार पर। 1644 में मिंग वंश के अंत के बाद मंचू वंश का स्थापना हुआ।
मिंग वंश के अंत और मंचू वंश ने समुद्री मार्ग के द्वारा तख्ता पलट किया था। मतलब मिंग वंश का जो अंत हुआ था, मंचू वंश ने समुद्री मार्ग के द्वारा ही मिंग वंश का अंत किया था। मंचू वंश ने जो समुद्री मार्ग का एक रास्ता खोला। अफीम का व्यापार, पोस्त के फूल। देखिए, अफीम जो है किससे बनाया जाता है, अफीम का प्रसार कैसे चीन में हुआ, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पोस्त के फूल के मिलने वाले नशीले पदार्थ। अफीम को 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरबों और तुर्कों ने चीन में प्रचलित किया था। तभी से चीनी इस नशीले पदार्थ को जानने लगे थे। प्रारंभ में तो इसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर एक दवा के रूप में किया जाता था। प्रारंभ में अफीम का उपयोग सिर्फ दवा के लिए किया जाता था, तो दर्दनाशक के रूप में किया जाता था। लेकिन 17वीं शताब्दी में अफीम का उपयोग नशे और धूम्रपान के रूप में किया जाने लगा। इस तरह से अफीम का सेवन करने से इसका सेवन करने वालों का शारीरिक और मानसिक स्थिति तेज़ी से बिगड़ने लगती थी। अफीम का धूम्रपान एक बुरी लत थी। यह व्यक्ति को तेज़ी से अपनी गिरफ्त में ले लेती थी, और जिनको यह लत लग जाती थी उन्हें अगर इस चीज़ से वंचित रखा जाता तो उसका इलाज की आवश्यकता पड़ जाती थी। जो भी अफीम का लगातार सेवन करता था, अगर उसको वंचित रखा जाता था अफीम से, तो उनको इलाज की आवश्यकता होती थी, और उसके शरीर में बेचैनी, मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती थी तथा शरीर दर्द एवं कंपन करने लगती थी। यह आम लोगों तक नहीं रहा, यह शाही परिवार तक फैल गया। यह मतलब आम लोगों तक ही अफीम का सेवन नहीं रहा, यह शाही परिवार मतलब वहाँ के राजा जो थे वहाँ तक भी फैल गया था। अंततः 1700 तब मंचू सरकार ने इस पर ध्यान दिया, और 1729 ईस्वी में मंचू सरकार ने पूर्णतः इस पर प्रतिबंध लगा दिया, अफीम के सेवन पर या आयात पे। 1729 ईस्वी में पूर्णतः प्रतिबंध के बावजूद भी इसका आयात होता रहा। 1729 तक 200 पेटियाँ 1729 में 200 पेटियाँ चीन में आती थी, जबकि 1767 तक 1000 पेटियाँ, और 18वीं एवं 19वीं शताब्दी के यह लगभग 50,000 पेटियाँ आयात होने लगी। इसकी चपेट में शाही परिवार, सरकारी अधिकारी एवं एक बड़ी संख्या से सैन्य बलों भी शामिल थे। चीन के मंचू सरकार ने 1729 ईस्वी में अफीम पर पूरी तरह प्रतिबंध के बावजूद भी यहाँ अफीम का आयात पहले से ज़्यादा होता रहा। जब मंचू सरकार ने इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था, तो उससे पहले से ज़्यादा अफीम का आयात होने लगा चीन में अफीम का निर्यात अंग्रेज़ यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कराती थी। प्रतिबंध के बाद भी अंग्रेज़ सीधे तौर पर वहाँ अफीम का व्यापार नहीं करता था। यह भारत पर अफीम का एकाधिकार अंग्रेज़ के हाथ में था। अंग्रेज़ यहाँ अफीम उगाकर यहाँ की कंपनी के हाथों में दे देती थी। ऐसा इसलिए करती थी कि उसे डर था कि कहीं उसे दूसरे व्यापार में धक्का न लग जाए। निजी कंपनी वहाँ से चीन के छोटे छोटे द्वीप पर अफीम की पेटियाँ पहुँचा दिया जाता था। वहाँ से तेज़ चलने वाली नाव से चीन लोगों तक पहुँचा दिया जाता था। चीन के सेनाओं जो अफीम का प्रिय था, वह लोग भी इसके आयात पर सहयोग करते थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन में स्थानीय लोगों के सहयोग के बिना अफीम का व्यापार इतना फल फूल नहीं सकता था। एक और चीन के नौसैनिक बलों और सीमा शुल्क सेवा की अध्यक्षता ने तस्करों के काम को सुगम कर दिया और बात को संभव कर दिया कि वे बिना किसी दंड के अफीम के व्यापार पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन कर सके। लेकिन दूसरी ओर सक्रिय सहयोग भी था। नाविकों और कुलियों के संपन्न बैंकों तथा अफीम खानों के मालिकों तथा लोगों का एक पूरा जाल बिछा था अफीम के व्यापार के लिए, जिन्होंने इस धंधे से पूरा मुनाफा कमाया। और वे अधिकारी जो सरकारी कर्मचारी जिसको सभी चीज़ों को पता था, वे आंखें बंद कर मुनाफा कमा रहे थे। अफीम का इतना आयात होने लगा कि चीन के लोगों पर इसका प्रभाव देखने को मिला। अफीम के सेवन से
जहाँ शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती थी, वहीं इसका प्रभाव पर मंदी के रूप में भी देखने को मिला। बाजारों में सामान खरीदने के अलावा लोगों में इतना अफीम का लत हो गया था कि वह अफीम चांदी देकर खरीदते थे। चीन में चांदी का भंडार धीरे धीरे कम होता गया। मंचू सरकार के करों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 1830 ईस्वी में मंचू सरकार ने इसका दुष्प्रभाव देखते हुए एक शाही मीटिंग बनाई, जिसमें सेना के उच्च अधिकारी एवं सरकारी कर्मचारी को बुलाया गया। उससे सलाह लिया गया। कुछ ने कहा कि इस पे कुछ ढिलाई बरते ताकि उसे करों में इजाफा हो, लेकिन अंततः यह निर्णय लिया गया कि इस पे कड़ी तरीकों से प्रतिबंध जारी रखे। परिणाम यह हुआ कि मंचू सरकार सीधे सीधे पश्चिमी ताकतों का टकराव शुरू हो गया। यानी पश्चिमी ताकत का यहाँ तात्पर्य है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और चीन के मंचू राजवंश से सीधा टकराव शुरू हो गया। लिन जीसू को इसके लिए प्रतिनिधि सौंपा गया कि जो अफीम व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा सके। 1830 से 1839 तक चीनी सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच काफ़ी टकराव हुआ। चीनी सेना में बहुत से सेनापति ऐसा था तो जो टकराव चाहता था, और ऐसा अंग्रेजी सेना में भी था, टकराव चाहता था चीन से युद्ध हो ताकि व्यापार पूर्णतः खुले। ब्रिटिश युद्धपोत चीनी जल सीमा में आकर चीनी के तैयारी और क्षमता देखना चाहता था। मतलब बहुत बार अंग्रेज का जहाज चीन के जल सीमा में आता था। वह चीनी की मतलब युद्ध में क्या उसका भूमिका रहेगी, उनकी क्या क्षमता है, तैयारी देखने के लिए अंग्रेज का जहाज चीनी जल सीमा में आता था। अफीम पर पूरी प्रतिबंध लागू करने के लिए लिन जीसू कैंटन की ओर रवाना हो गया। वहाँ के माहौल देखकर उसने चीनी लोग जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ हो गए थे, उसमें कुछ गरम दल के थे और कुछ संधि के लिए तैयार थे। गरम दल वाले नेपियर 1840 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसे अफीम की पेटियों वापस करने के लिए कहा, और साथ में अंग्रेजी अभियान बल का उत्तर में कोई जल सीमा में पहुंचाया और पीकिंग के शाही परिवार और राजधानी पर खतरा पैदा करने लगा। इसके खौफ से जनवरी 1841 ईस्वी में मंचू सरकार ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कुछ शर्त रखी और $60 लाख हर्जाना देने को कहा। अंग्रेजी सेना 1841 से 42 में चीनी यांगसी नदी के तट पर बहुत से बंदरगाह को कब्जा कर लिया तथा नानकिंग की संधि से अफीम युद्ध का विराम हुआ। नानकिंग की संधि में अंग्रेज ने क्या मांग की थी चीन से? देखिए, नानकिंग की संधि कब हुई थी? 29 अगस्त 1842 में नानकिंग की संधि हुई थी। इसमें अंग्रेज़ों ने कई प्रकार के प्रावधान रखा, मतलब मांगा चीन से। उन्हें अंग्रेज़ों को 2 करोड़ 40 लाख का हर्जाना, मतलब अंग्रेज़ ने चीन के सरकार मंचू सरकार के सामने रखा कि उन्हें 2 करोड़ 40 लाख रुपया दिया जाए और व्यापार का एकाधिकार समाप्त करना, मतलब खुद का व्यापार नहीं, मुझे भी उतना ही व्यापार करने का संभाला जाए जितना आपको है। कोई बंदरगाह को खोलना, मतलब कई बंदरगाह को अंग्रेज़ के लिए खोल देना। हांगकांग का बदलना। सरकारी पत्राचार में समानता, मतलब जितना चीन का है उतना ही अंग्रेज़ का भी पत्रकारिता में समान होगा। इसके बाद यह पहला अफीम युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा अफीम युद्ध हुआ, वो भी हम आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर देखेंगे। आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली इसी टाइप की वीडियो रहेगी, आप इसको सुन के आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा। आप सुनिएगा, कम से कम लिख ज़रूर पाइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।